हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो आपके बेसिकली 4 तरह के होते हैं। स्पेकुलेटर्स होते हैं जुआरी, जिसे हिंदी भाषा में जुआरी बोला जाता है, या आप इसको ये कह सकते हो स्पेकुलेटर को बहुत ही आम भाषा में जिसे हम कहते हैं कि जो खरीदते हैं और बेचते हैं चीज़ों को। लेकिन वो खरीदते तब हैं जब ये रेट कम हो जाते हैं और बेचते तब हैं जब रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और रेट मीन प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस ज़्यादा तब होते हैं जब हमारे पास चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और उस केस में आपकी चीज़ें जो है एज़ पर डिमांड जो है बहुत ही कम सप्लाई होती है, तो उस केस में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और सप्लाई कम कब होती है? जब आप ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, मीन चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं और तब तक वेट रखते हैं जब तक कि आर्थिक मंदी ना आ जाए, तब तक कि वो चीज़ मार्केट से ख़त्म ना हो जाए, ताकि आपकी चीज़ महंगी रेट में बिक सके। इसी वजह से इसको एक तरीके से स्पेकुलेटर भी बोला जाता है। मीन स्पेकुलेशंस एक तरीके का जुआ होता है, जिसके लिए कि आप अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जुए हैं। जैसे कि इसमें 4 तरह का बताया गया है। एक बुल होता है, एक बियर, एक स्टैग एंड एक लैम डक। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे बुल। बुल क्या होता है? वो कहता है, बुल को कहते हैं तेजी वाला। तेजी वाला का मतलब है जब आपकी चीज़ों की बहुत ज़्यादा मार्केट में मीन जो प्राइसेस है, राइज इन द प्राइस जो ऑफ द सिक्योरिटीज़ है, वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तेज़ी आने वाली है। तेजी वाला का मतलब है फ्यूचर में आपकी चीज़ों के प्राइसेस, आपकी सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस, आपके शेयर के प्राइसेस जो हैं वो क्या होने वाले हैं? बढ़ने वाले हैं, एक्सपेक्टेड टू राइज होने वाले हैं। उसको बोला जाता है तेजी का केस। तो उसे बोला जाता है बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब है जिस मार्केट में फ्यूचर में आपके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उस मार्केट का नाम हो जाता है बुल मार्केट। ठीक है, उस केस में क्या होता है, जब आपके मार्केट में शेयर बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो कम शेयर इशू करेगी, कम शेयर ही होंगे और लोग खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, तभी जाकर आपके जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी बियर मार्केट। बियर को कहते हैं मंदी वाला। मंदी वाला का मतलब है जहाँ पर आपके प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, मीन जो आपके सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस हैं वो डाउन हो जाते हैं बहुत ही एक्सपेक्टेड से। जितना आप सोचते हैं फ्यूचर में आपके उस एक्सपेक्टेड प्राइसेस से बहुत ही कम प्राइसेस जब नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं बियर मार्केट। तीसरी होती है स्टैग सिचुएशन। स्टैग जो होती है वो बिल्कुल ही स्टैग जो होता है उसको हम कावर्डाइज के नाम से भी जानते हैं। कावर्डाइज का मतलब है उसका नेचर बिल्कुल इसी तरह से होता है। स्टैग मतलब जैसे चारावाह होते हैं ना, उनकी तरह से होता है। तो वो कहता है ये बहुत ही सेफली चलते हैं, स्लो एंड सेफली। मीन वो कहता है क्वेश्चनली और सेफली दोनों तरीके की ध्यान रखते हैं। मीन जैसे आपका स्टैग होता है वो क्या करता है, अपने चारों तरफ भी निगरानी रखता है कि कहीं कोई शिकारी उसको मारकर ना ले जाए। ठीक है, तो वो एक एक कदम जो है वो बड़ा सोच के रखता है। तो कहता है जो स्टैग नेचर के आपके होते हैं स्पेकुलेटर्स, जो जुआरी होते हैं, वो बहुत ही चीज़ों को सेफली लेकर चलते हैं। मीन हर पॉइंट को बड़ा सेफ्टी से सोचते हैं। मीन जब उनको सेल और परचेज़ करना होता है तो वो बुल और बियर के बीच का काम करते हैं। ना तो वो तेजी का इंतज़ार करते हैं ना मंदी का करते हैं। वो सबसे पहले क्या देखते हैं, सेफ्टी का इंतज़ार करते हैं कि सेफ्टी है तो वो आगे उस मार्केट में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपकी आ जाती है लैम डक। लैम डक क्या होता है? वो कहता है लैम डक जो होता है ये बियर की ही सेकंड फॉर्म होती है। बियर की सेकंड फॉर्म का मतलब है जो आपकी मंदी वाला टाइम होता है उसी की सेकंड फॉर्म बोला जाता है इसको। तो कहता है इस सेकंड फॉर्म में क्या होता है कि जहाँ पर आप मतलब लगता है आपको कि आपके मार्केट में शेयर्स के प्राइजेस बहुत कम होने वाले हैं, ठीक है, लोअर प्राइजेस होने वाले हैं, उस केस में वो कहता है कि जब इट हैपन्स दैट द प्राइस डोंट, मतलब सोचते हैं कि प्राइजेस फॉल हो जाएं लेकिन वो प्राइजेस फॉल नहीं होते हैं। मीन ये देखो बियर में तो आपका क्या होता है, आपका ये मानना होता है प्राइजेस फॉल होते हैं और फॉल हो गए। ठीक है, लैम में वो कहता है प्राइजेस फॉल होने की हमने फ्यूचर फोरकास्टिंग की लेकिन प्राइजेस फॉल नहीं हुए, तो उसको बोलते हैं लैम डक। ठीक है, उसके बाद वो कहता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। प्रोविजंस कौन कौन से जो हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें कहता है सबसे पहले है एक स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डिज़ारियस एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर स्टॉक SCR एक्ट सेबी। सेबी के अंडर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काम करती है। ठीक है, तो कहता है उसको अपना साथ ही साथ जो रिगार्डिंग द प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर, उसमें उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कंसल्टेशंस है या लॉ या बाय लॉ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या कोई भी पीरियोडिकल रिटर्न भरनी है, वो सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले वो कहता है एप्लीकेशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में भरी जाती है? वो कहता है ए स्टॉक एक्सचेंज विलिंग्स टू बी रिकॉग्नाइज अंडर
अंडर SC। मीन जो आपकी स्टॉक सेबी होती है उसके अंदर एप्लीकेशंस लॉन्च की जाती हैं, एप्लीकेशंस निकाली जाती हैं और वो आपकी भरी जाती हैं। वो कहता है द एप्लीकेशन शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द कॉपी ऑफ बाय लॉ एंड द कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, bearer, admissions and various classes of the members and qualification of the members। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती हैं कि आपके मैनेजमेंट की पावर्स क्या हैं, आपके ऑफिस की पावर्स ड्यूटीज़ क्या हैं, डिफरेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं आपकी क्लासेस के, ठीक है। उसके अलावा क्वालिफिकेशंस क्या हैं या फिर आपकी सस्पेंशंस क्या हैं, एक्सप्लोशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसमें ध्यान में दी जाती हैं। ग्रांट ऑफ द रिकॉग्निशंस टू स्टॉक एक्सचेंज, वो कहता है कि आपको जो वो कहता है इफ़ जो ये वाली आपकी रजिस्ट्रेशन वाली है, रिकॉग्निशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज है, उसको ग्रांट जो है कुछ पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने के बाद ही दी जाती है। उसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं, दैट द रूल्स एंड द बाय ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर फेयर डीलिंग्स एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। वो कहता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने में, डीलिंग करने में और इन्वेस्टर्स की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका निर्माण किया गया या उसको बनाया गया। That the recognitions would be favor of the trades and also the public interest। पब्लिक इंटरेस्ट में और जो आपका फेयर डीलिंग हो, मीन साफ़ सुथरी हो, कहीं पर कोई गलती ना हो, इस तरह के काम से बचने के चक्कर में स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन किया गया। दैट द स्टॉक एक्सचेंज इज़ विलिंग टू कंपाइल द कंडीशंस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज फॉर द पर्पस फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट। ताकि सेंटर जो इसका बेसिक जो था वो कहते हैं, वो कहता है कंडीशंस जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की उनको इम्पोज करके उन बेसिक कंडीशंस को पूरा कर सके, इस तरह की वजह से सेबी को रिकॉग्नाइज किया गया। अब वो कहता है कंडीशंस कौन कौन सी थी, वो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो इम्पोज सर्टेन कंडीशंस ग्रांट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन सी थी, फर्स्ट है द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन। द मैनर्स ऑफ विच द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटर्ड इनटू द एनफोर्स बिटवीन द मेंबर्स, दोनों मेंबर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका प्रॉपर सारा रिकॉर्ड। तीसरा वो कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बाय सच नंबर्स ऑफ द पर्सन नॉट एक्सीड 3। वो कहता है जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशंस आपने देनी है स्टॉक एक्सचेंज की वो आपकी होनी चाहिए। एंड फोर्थ है द मेंटेनेंस ऑफ ड्यूटी ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द मेंबर्स, जो आपकी ड्यूटी वगैरह है वो सारी की सारी इसमें होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है कॉर्पोरेशन एंड डी म्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वो कहता है ऑल द स्टॉक एक्सचेंज शैल बी कॉर्पोराइज्ड एंड डी म्यूचुअलाइज्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविज़न। ये आपको मैंने परसों वाली वीडियोस में करवाया भी था कि क्या होता है कॉर्पोरेशन एंड डी म्यूचुअलाइजेशन में, जो कि आपकी सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज को जनरेट करता है, चलाता है और इसी के थ्रू आपके सारे काम होते हैं। उसके बाद विड्रॉल ऑफ द रिकॉग्निशन, अगर आप रिकॉग्निशन को विड्रॉ करना चाहते हैं कॉर्पोरेशन एंड डी म्यूचुअलाइजेशन की तो वो वाला प्रोविज़न भी आपका सेबी के अंदर दिया जाता है। उसके बाद आती हैं पावर्स कौन कौन सी हैं, तो वो कहते हैं पावर्स टू मेक रिगार्डिंग द वोटिंग राइट, वोटिंग राइट से है पावर टू मेक द बाय लॉ, ठीक है, वो सारी हैं। और एक तीसरी आती है वायलेशंस ऑफ द बाय लॉ, ठीक है, वायलेशन मतलब तोड़ने पर, अगर आप कोई भी रूल है, कोई लॉ बनाया है, कानून बनाया है और उसको आप तोड़ देते हैं तो उससे संबंधित भी आपकी क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ बनती हैं। तो जो हम करेंगे वो है आपका पहला कि रूल्स रिगार्डिंग वोटिंग राइट। वोटिंग राइट से रिगार्डिंग कौन से रूल्स बनाए जाते हैं, वो कहते हैं वोटिंग राइट में सबसे पहले कि प्रत्येक मेंबर का, आपका सभी मेंबर्स का एक एक वोटिंग राइट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मीटिंग में जितने मेंबर होते हैं वो सारे के सारे पेड अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल उनकी जो है वो होनी चाहिए और वो सारे के सारे आपके लिस्टेड होने चाहिए, मीन वो आपके एक रजिस्टर में प्रॉपर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरा है सभी पर्सन को अगर मीटिंग होती है तो उसमें वोटिंग देने का, उसमें प्रॉक्सी होने का उनको राइट होता है, पावर्स होती हैं। और सच इंसिडेंट कॉन्सिक्वेंसेज एंड सप्लीमेंट्री मैटर्स में बी नेसेसरी टू गिवन इफेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव। वो कहते हैं इनसे अलग अगर कोई और भी मैटर हो जाता है जिसमें कोई भी इंसिडेंट हो जाए या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाए या सप्लीमेंट्री कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में भी ऐसा सब कुछ किया जाता है। उसके बाद है पावर्स टू मेक द बाय लॉ। वो कहता है बाय लॉ के लिए कौन कौन सी पावर्स को दिया जाता है, वो कहता है बाय लॉ के लिए जितने भी आपके लॉ बनाए जाते हैं कि ओपन टाइमिंग क्या होगा, कितने घंटे के लिए रहेगा, क्लियरिंग हाउस पर कौन काम करेगा, आपके ब्रोकर्स क्या होंगे, ब्रोकर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, रजिस्ट्रेशन कब किया जाएगा, ठीक है, आपकी जो स्केल है ब्रोकर का वो चार्जेस कितने होंगे, कमीशन कितना दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सेटलमेंट्स वगैरह के लिए, बार्गनिंग के लिए कितना है, कौन करेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ डीलिंग ऑफ द मेंबर फ्रॉम देयर ओन अकाउंट से है या आपके
जॉबर्स हैं या फिर आपके अलग से फंक्शन जॉबर्स के अलग से होते हैं, आपके ब्रोकर के अलग से होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक एक चीज़ बेटा इसमें लिखी गई है। आप देखोगे ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ कि आपके कौन कौन से जितनी भी तरीके जो भी हैं, क्या सेटलमेंट ऑफ द क्लेम करना होता है, फ़ाइन वगैरह इकट्ठा करना होता है, उन पे फ़ाइन इम्पोज करना होता है, ठीक है। उसके अलावा आप जो ब्रोकर्स होते हैं उनके चार्जेस वगैरह फ़िक्स करने होते हैं। उसके अलावा जो जॉबर्स होते हैं उनकी भी आपकी फंक्शनिंग होती है, वो भी करनी होती है। आप मेंबर्स के खुद के अकाउंट से आप डील करते हैं, ठीक है। मेकिंग कंपेयरिंग एंड सेटलिंग द क्लोज ऑफ बार्गन्स, जितने भी आपके बार्गनिंग्स वगैरह से क्लोजिंग वो सारे करते हैं आप। उसके अलावा लास्ट आ जाता है इसमें कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द वॉयलेशंस होता है, आप कोई भी रूल बनाते हो उसको तोड़ दिया जाए, उस पर फ़ाइन लगाना, ठीक है। उस जो पर्सन है, जो मेंबर है जिसने ऐसी गलती की है, उसको एक्सप्लॉयशंस करना, ठीक है, सस्पेंड कर देना स्पेसिफाइड पीरियड टाइम के लिए, उस पर कोई पेनल्टी लगा देना, इम्पोज कर देना, उसको पेमेंट ना करना, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, वॉयलेशन ऑफ द बॉयल लॉ में आती हैं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है फिर पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द डायरेक्ट टू स्टॉक एक्सचेंज रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ द मेक एंड अमेंडमेंट द रूल्स। वो कहता है अब यहाँ तो आपने जो पावर्स पढ़ी हैं पीछे वो है स्टॉक एक्सचेंज की, यहाँ पावर्स कौन सी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जो कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर इम्पोज करता है, स्टॉक एक्सचेंज पर थोपता है कि ऐसा आपको करना है। तो कहता है जो आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेज विद द ग्रीवेंस बॉडीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो ओवरऑल उसका पार्ट जो है वो कहाँ सोल्व आउट होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सोल्व आउट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स वगैरह फ्रेम करती है और अमेंडमेंट्स वगैरह उसके अंदर करती है। वो कहता है अगर स्टॉक एक्सचेंज जो है फेल हो जाती है किसी भी ऑर्डर को या किसी भी टाइम पीरियड के अंदर किसी भी विवाद को ठीक करने में, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने अधिकार रखती है उस विवाद का निपटारा करने में। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होती है, कहता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के अंदर आपका आता है जैसे कि एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होती है, वो ट्रांसफ़र कर देती है अपनी ड्यूटीज़ और फंक्शन को किसी भी क्लियरिंग हाउस के पास कर देती है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और के लिए पास कर देती है फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ठीक है, नॉट परमानेंटली स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशन बना सकते हैं। वो कहता है ये पीरियडिकल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंट देयर अंडर होती है, ये डिलीवरी ऑफ द पेमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कनेक्टेड विद द सच ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद आता है आपका पावर ऑफ सेबी टू मेक द अमेंड्स बाय लॉ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सेबी के पास भी सारे अमेंडमेंट्स रेगुलेशन वही होते हैं जो अभी आपने पढ़े थे पीछे। फिर पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अभी आपने ऊपर पढ़े हैं वो वाले सारे आ जाएंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशंस जो हैं वो सारी बेटा वही चीज़ें हैं कि वो 21 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, कंपनी ऑल्सो एलिजिबल, एक कंपनी जो है कॉरपोरेशन के लिए क्या है, ठीक है। तो वो दोनों के अलग अलग आप पढ़ोगे। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो वो 21 ईयर का होना चाहिए, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, वो कहीं पे भी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी गलत काम में इंगेज नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह से कंपाउंडेड विद द क्रेडिटर्स नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस, किसी गलती में ना पाया गया हो, वो सारे पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, वो आप कर सकते हो। सेम पॉइंट्स, यही वाले पॉइंट्स एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं कि इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो बैंकरप्ट ना हो, वो उनको टाइम पीरियड इतना हो गया हो, वो जो है सेबी के पास लिस्टेड होनी चाहिए, उनके पास जो उनके शेयर्स हैं वो लिस्टेड होने चाहिए, उनके पास अपना ब्रोकर्स होने चाहिए, उनके पास एक क्लियरिंग हाउस होना चाहिए, उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल इतनी होनी चाहिए, उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो इतने होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। उससे अलग वो किसी एक बैंक को एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंडर होना चाहिए, मीन वो एक कॉरपोरेशन या किसी भी कंपनी जो है का मेंबर होना ज़रूरी होता है, तो वो उसका मेंबर हो, ऐसा सब कुछ इसके अंदर करना है। अब बात आती है कौन कौन सी बुक्स या डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप मेंटेन करेंगे जब आप सेबी के रूल्स को स्टडी करेंगे। तो कहता है अगर आप एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना पड़ता है, 1 मिनट बुक तैयार करनी पड़ती है, जिसमें मेंबर्स हैं, गवर्निंग बॉडीज़ है या कोई भी स्टॉक है, रजिस्ट्रेशन क्लियरिंग हाउस है, रजिस्ट्रेशन ऑथराइज क्लर्क है या रजिस्ट्रेशन फॉर ये है, रिकॉर्ड ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मार्जिन डिपॉजिट बुक है, बैंक पासबुक वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, जर्नल्स हैं, कैश बुक वगैरह है ये। उसके बाद जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके वो कहता है फॉर पीरियड 5 ईयर से ज़्यादा हो गया, फॉर द पीरियड 2 ईयर है जिसका, तो 5 साल वाले जो हैं उनको पब्लिश करना पड़ता है, कहाँ पर जर्नल होती है, सुधा बुक है या क्लियरेंट लेजर है, जर्नल में करना पड़ता है। अगर 2 ही साल हुए हैं तो उनको फिर काउंटर फोलियो वगैरह आदि के थ्रू या रिटर्न काउंटर फोलियो के थ्रू अपना एक्सप्लेन करना होता है। बेटा बाकी के पॉइंट आपके, यार इसको रोक नहीं सकते, कहाँ से होगी।
एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज आपका 9 पॉइंट है, सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट्स एंड रिटर्न, किसको करनी है, कब करनी है, जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी। तो कहता है कि एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो उसमें क्या करनी है, तो कहता है चेंजेस इन द रूल्स एंड बाय रूल्स, ठीक है, चेंज इन द कंपोजिशंस ऑफ द गवर्निंग बॉडी को कर दो, न्यू सब कमेटीज़ को कर दो, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, री एडमिशन, सिक्योरिटी लिस्ट वगैरह कर दो, ठीक है, ये सारी आपने करनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को आपने कौन कौन सी करनी है, वह भी वही है, ऑफिशियल रेट्स वगैरह लिस्टेड की, नंबर्स ऑफ शेयर डिलीवर, मार्केट प्राइस वगैरह, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट आता है रेगुलेशंस ऑफ द फीस। फीस क्या है, वो फीस का इसने प्रॉपर ये चार्ट दे रखा है कि इतनी इतनी फीस यहाँ पर जमा करानी होती है, वो फीस आपको यहाँ जमा करानी होगी। ये टॉपिक आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।